चलिए तो अपन देखते हैं अब मध्य प्रदेश की जो जनजाति है उनसे संबंधित प्रमुख जो संग्रहालय हैं या म्यूजियम से हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध जो जनजातीय संग्रहालय है उसका नाम है श्री बादल भोई जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा। तो सब ये कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। बादल भोई जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। बादल भोई जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। इसकी स्थापना छिंदवाड़ा में 1954 में की गई। वही जब जनजातीय अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी यही छिंदवाड़ा में, तो 1954 में छिंदवाड़ा की गई। राज्य संग्रहालय की मान्यता इसे 1975 में मिली। देखो 1954 में इसकी स्थापना हुई, लगभग 20 साल बाद यानी 1975 में इसे राज्य संग्रहालय का दर्जा दे दिया गया और फिर लगभग 20 साल 22 साल बाद इसे क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया 1997 में 1997 में, और इसका नाम कर दिया गया बादल भोई जनजातीय संग्रहालय। तो शुरुआत में 1954 में जब ये बना था तो जनजातीय संग्रहालय इसका नाम था। बाद में 1975 में राज्य जनजातीय संग्रहालय हो गया और 1997 में इसका नाम श्री बादल भोई जनजातीय संग्रहालय हो गया। कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। आज भी ये छिंदवाड़ा में ही है। जनजातीय संग्रहालय यानी ट्राइबल म्यूजियम और नवीन जनजातीय संग्रहालय दोनों ही भोपाल में, तो जनजातीय संग्रहालय और नवीन जनजातीय संग्रहालय भोपाल में है। सहरिया जनजातीय संग्रहालय जो हमें देखने को मिलता है वो श्योपुर में है। तो सहरिया जनजातीय संग्रहालय श्योपुर में है। अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश में जनजातीय बेल्ट, यानी यहाँ पर प्रमुख रूप से जनजातियाँ फैली हुई है। तो मध्य प्रदेश के दो क्षेत्र हैं, एक तो साउथ वेस्ट वाला यानी पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, और एक है साउथ और साउथ ईस्ट वाला ईस्टर्न क्षेत्र है एक तो, और एक वेस्टर्न क्षेत्र है। यहीं पर हमें मुख्यतः हमारी जनजातियों का जो निवास है वो संकेंद्रण है। तो मध्य प्रदेश में दो जनजातीय बेल्ट यानी दो जनजातीय पेटियां हैं। एक तो है झाबुआ सतपुड़ा पेटी, झाबुआ सतपुड़ा पेटी जिसमें अपने झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल तक ये जो चीज़ें आ जाती है। उसके बाद एक है मेकाल बघेलखंड क्षेत्र। मेकाल बघेलखंड क्षेत्र में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर ये जो क्षेत्र हैं किसमें आ जाते हैं? हमारे मेकाल बघेलखंड क्षेत्र में। तो एक पेटी कौन सी है हमारी? झाबुआ सतपुड़ा पेटी, और एक है मेकाल बघेलखंड पेटी। मध्य प्रदेश के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या का 50% से भी ज्यादा यानी 1,53,16,784 का आधा से ज्यादा यानी लगभग 75 लाख से ज्यादा लोग इन 5 जिलों में ही जनजातियां रहती हैं। ये कौन कौन से हैं? धार हो गया, बड़वानी हो गया, झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया और एक डिंडोरी हो गया। यानी इन 5 जिलों को अगर हम ले लें तो हमारी जनजातियों का आधा से ज़्यादा तो इन 5 जिलों में रहता है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में जनजातियां निवास करती हैं, यानी मध्य प्रदेश का ऐसा कोई सा भी जिला नहीं है जहां पर जनजातियां है ही नहीं। सभी जिलों में कुछ ना कुछ मात्रा में, कुछ ना कुछ प्रतिशत में जनजातियां निवास करती हैं। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? अमरकंटक में। इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में है। स्थापना कब हुई? 2007 में बनी। कहाँ पर बनी? 2007 में बनी। अब जो जनजातियों से संबंधित प्रमुख लेखक या अध्ययन करता है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जनजातियों के जो पिता है, जनजातीय अध्ययन का जो पिता है वो कौन है? तो जनजातीय अध्ययन का पिता है शरत चंद्र रॉय यानी ठंडा चंद्रमा रॉय। ठंडा चंद्रमा रॉय यानी शरत चंद्र रॉय। तो शरत चंद्र रॉय कौन है? जनजातीय अध्ययन के पिता हैं। वेरियर एल्विन प्रमुख कई जनजातियों का इन्होंने अध्ययन किया है और कई सारी किताबें भी लिखी हैं। कौन कौन सी? एक तो इन्होंने नेशनल पार्क थ्योरी नाम से एक बुक लिखी है। इसके अलावा द बेगा नामक पुस्तक लिखी है। इसके अलावा द मूडिया एंड देयर घोटुल पुस्तक लिखी है और लीव्स फ्रॉम द जंगल। तो 4 पुस्तकें इन्होंने प्रमुख रूप से लिखी है। नेशनल पार्क थ्योरी, द बेगा, लीव्स फ्रॉम द जंगल, द मूडिया एंड देयर घोटुल। इसके अलावा एक है टीबी नायर, इन्होंने भीलों का अध्ययन किया है। तो भीलों का अध्ययन इन्होंने किया और द भील नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। तो द भील पुस्तक टीबी नायर ने लिखी है। एक है श्याम चंद्र रुदवे। तो शरत चंद्र जनजातीय अध्ययन के पिता है, लेकिन श्याम चंद्र दुबे क्या है? इन्होंने कमार जनजाति के बारे में काफ़ी कुछ अध्ययन किया है। कमार जनजाति या कवार जनजाति के बारे में इन्होंने पढ़ा है। गोंड्स ऑफ ईस्टर्न मंडला
स्टेफन फिंच द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, गोंड्स ऑफ ईस्टर्न मंडला, यानी मंडला के पूर्वी क्षेत्र में जो गोंड रहते हैं उनके बारे में स्पेसिफिक इन्होंने एक किताब लिखी है, गोंड्स ऑफ ईस्टर्न मंडला, स्टेफन फिंच। वही यूएन देवर, पहले जनजातीय आयोग के जो अध्यक्ष थे वो है यूएन देवर। यूएन देवर कौन है? पहले जनजातीय आयोग के अध्यक्ष थे। जनजातीय उप योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजातीय उप योजना लाई गई थी। भारत में अफ्रीका के बाद, अफ्रीका पूरा महाद्वीप, भारत में अगर पूरे अफ्रीका को अगर देख लिया जाए और अफ्रीका की जनजातियों को गिना जाए, उसके बाद अगर अफ्रीका को छोड़ दिया जाए और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ भारत में निवास करती हैं। कितनी? 10,43,00,000। अब अपन देख लेते हैं जनजातियों से संबंधित जो क्या है संवैधानिक प्रावधान है, उनको देख लेते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं? जैसे कि एक आर्टिकल है 330। आर्टिकल 330 में क्या कहा गया है कि जो भी एससी हैं और एसटी है, यानी शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल ट्राइब है, इनके लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण, यानी लोकसभा में इनके लिए सीटें इनकी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्व रहेगी। जैसे कि लोकसभा में 543 सीटों पे चुनाव होते हैं और इन 543 सीटों में एससी के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं। 84 सीटें क्यों? क्योंकि भारत में, संपूर्ण भारत की अगर जनसंख्या देखी जाए उसमें एससी की जो पॉपुलेशन है वो है 15.6%, और अगर 543 का 15.6% यानी 15.5% निकाला जाए तो वो निकलेगा 84। इसलिए एससी के लिए सीटें रिजर्व कर दी हमने 84। वही एसटी के लिए जो सीटें रिजर्व है वो है 47 क्यों? क्योंकि पूरे भारत में जनजातियों का प्रतिशत है 8.6%। एससी पूरे भारत में ज़्यादा है, एसटी कम है भारत की जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसीलिए लोकसभा में एससी की सीटें ज़्यादा रिजर्व हैं, कितनी? 84, और एसटी की सीटें कम रिजर्व हैं, कितनी? 47। तो 8.6% सीटें ये रिजर्व हैं। टोटल 131 सीटें रिजर्व हैं लोकसभा में 543 में से। एक आर्टिकल है 332। तो एससी और एसटी के लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षण यहाँ पर बताया गया है, यानी कि किसी राज्य का उसकी जनजातियों का और उसके अनुसूचित जातियों के जनसंख्या के अनुपात में उसकी विधानसभा की सीटों में अनुपात रिजर्वेशन रहेगा, आरक्षण रहेगा। तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा है कि मध्य प्रदेश में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें एसटी का परसेंटेज ज़्यादा है बजाय एससी के, यानी भारत का अगर देखा जाए तो भारत में कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत ज़्यादा है, एससी लगभग 2 गुनी है जनजातियों से और एसटी कम है, इसलिए एससी की सीटें ज़्यादा रिजर्व है लोकसभा में 84 और एसटी की कम है 47। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका उल्टा होगा कि क्योंकि मध्य प्रदेश में जो एससी की पॉपुलेशन है वो एसटी की तुलना में कम है, तो मध्य प्रदेश में लगभग 15.5% यानी लगभग 15% जो है पॉपुलेशन वो है एससी शेड्यूल कास्ट, इसलिए 230 का 15% यानी 35 सीटें रिजर्व हैं एससी के लिए। लेकिन पूरी जनजातीय जो पूरी जनसंख्या है मध्य प्रदेश की 7,26,26,809, इसमें अगर हम 1,53,16,784 का अगर परसेंट निकालें तो ये बनता है 21.1%। इसलिए जब हम 230 का 21.1% निकालते हैं तो ये बनता है 47। इसीलिए मध्य प्रदेश की 230 में से 47 सीटें रिजर्व हैं एसटी के लिए और टोटल मिला के 82 सीटें आरक्षित हैं। यहाँ पर खास बात क्या है कि मध्य प्रदेश में चाहे विधानसभा में सीटें देखी जाए एसटी के लिए तो भी 47 ही रिजर्व है, चाहे एसटी के लिए लोकसभा में सीटें देखी जाए तो वो भी 47 ही है, यानी एसटी के लिए 47 ही रिजर्व है, चाहे एमपी की विधानसभा में देख लो या भारत की लोकसभा में देख लो। अगला एक आर्टिकल है 338, तो इसमें एससी के लिए आयोग दे रखा है और 338A इसमें एसटी के लिए आयोग दे रखा है, यानी अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया है। संवैधानिक आयोग है ये, ठीक है ना। अब 2 आर्टिकल अपन देख लेते हैं, एक है 341 और 342। 341 और 342 राष्ट्रपति, यहाँ पर क्या लिखा गया है 341 और 42 में कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेकर किसी जाति या वर्ग के समूह को 341 के तहत अनुसूचित जाति और 342 के तहत अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। तो 342 के तहत राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है।
और हटा भी सकता है। लेकिन अनुसूचित जनजाति क्या होगी या अनुसूचित जाति क्या होगी, इसकी परिभाषा का वर्णन कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 366 का 24 और 25 जो है ये एससी और एसटी की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 366 24 क्या कहता है कि एससी को परिभाषित किया गया है इसमें, और कहा गया है कि एससी वही होगा जो 341 के तहत राष्ट्रपति घोषित कर दे, और 366 25 में कहा गया कि एसटी वही होगा जो 342 के तहत राष्ट्रपति घोषित कर दे, यानी इनकी कोई परिभाषा नहीं है। तो यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान भी हमारे समाप्त होते हैं। तो लगभग सारी चीज़ें हमारी समाप्त होती हैं। धन्यवाद।